अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा और बीईसी स्टेट के बारे में। दे आर कॉल्ड द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि तीन तो आपको पता ही हैं, और वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड द फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड के तौर पर आइस रख देता हूं। ये आइस क्यूब्स अब हम क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। और सब ये जानते हैं कि जब मैं इसको गर्म करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा इनटू द सेकंड स्टेट ऑफ द मैटर एंड इट इज कॉल्ड लिक्विड। तो इसको अगर हम गर्म करें तो आप देख रहे हैं कि ये मेल्ट हो गया, और हीट देते जाएं तो सारा का सारा वाटर गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, और यही आपके पास थर्ड स्टेट है विच इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। अगर हम इन वेपर्स को पकड़ें और पकड़ने के बाद इसको देखें तो आप देखोगे कि ये उसी तरह से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। बस फर्क ये था कि जब ये सॉलिड थे तो उस वक्त करीब करीब और इनका बेसिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न था, और जब ये लिक्विफाई हुए या पिघल गए तो फिर इनके मॉलिक्यूल के दरमियान एक रैंडम मोशन हुई और थोड़ा दूर दूर, और फिर ये बहुत दूर हो गए ज़्यादा हरारत देने की वजह से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई थी, और मॉलिक्यूल अब कहला रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब जो आपको यहाँ वेपर्स नजर आ रहे हैं, यही वो वेपर्स हैं जहां से हमारी स्टोरी ने शुरू होना है। यानी हम जो प्लाज्मा को पढ़ने जा रहे हैं, हम यहां से आगे देखेंगे कि प्लाज्मा क्या है। अभी तक तो लिक्विड था, सॉलिड या गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, और बाद में क्या होने वाला है। अब वही जो हमने हीट दी थी, अगर वही हीट हम दोबारा से दे दें ज्यादा मिकदार के अंदर, या फिर हम इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क कर दें तो क्या होगा? तो फिर कुछ नया होने वाला है। पहले तो आप ये देखें कि यहां पर जो आपको नया नजर आने वाला है वो ये है कि जो पहले एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे थे, अब वो सारे के सारे क्या हो गए हैं? बिखर गए हैं, एटॉमिक फॉर्म में चले गए हैं। और एटॉमिक फॉर्म में जाने के बाद चूंकि उन्होंने हरारत या एनर्जी बहुत ज़्यादा ले ली थी, तो उनके हर एटम्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रहे कि हर एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते हैं। कुछ एटम आयनाइज होते हैं और कुछ नहीं होते। मिसाल के तौर पर ये जो आपके पास है, ये एक न्यूट्रल एटम है, लेकिन यहां आपको जो पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, ये इसलिए बना है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया है। तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से चार्ज पॉजिटिव आता है। देयर आर थ्री स्पीशीज इन दिस क्लाउड, या कह लें अब जो यहां चीज मौजूद है वो एक नई चीज है। उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन कौन सी? एक न्यूट्रल एटम, सेकंड इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड पॉजिटिव आयन, या आप बोल सकते हैं कैट आयंस, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से चार्ज तो पॉजिटिव ही बनेगा। इन सब का जो मिक्सचर है, नाउ इट इज कॉल्ड अ प्लाज्मा। तो आपने सीखा कि प्लाज्मा बनता कैसे है, और साथ साथ इसको डिफाइन भी कर लिया कि एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसमें आपको नजर आने वाला है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल एटम एंड इलेक्ट्रॉन एक साथ, एंड दिस फॉर्म ऑफ द मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब आप ये सोचेंगे कि कभी आपने प्लाज्मा को देखा है? जी, आपने प्लाज्मा को देखा है। आपने सूरज को तो देखा होगा जिसके नतीजे में बहुत सारी गैसेस यहां पर इकट्ठी हुई हुई है, और ये गैसेस गैसियस फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये है प्लाज्मा की शक्ल में, और इंतहाई है गर्म। इसलिए तो आपको कहा है कि जो गैसेस इंतहाई हरारत पर पहुंचती हैं तो वह प्लाज्मा बन जाती हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज गैसेस की प्लाज्मा से मिलती जुलती हैं। जैसे गैसेस क्या कर सकती हैं? वो अपने कंटेनर की शेप अख्तियार कर सकती हैं विद नो डेफिनेट शेप। उनकी अपनी शेप नहीं है, लेकिन कंटेनर की शेप। प्लाज्मा भी कंटेनर की शेप ले सकता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक मुख्तलिफ भी हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लाज्मा की वो ये है कि प्लाज्मा इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, यानी इसमें से आप बिजली को गुजार सकते हैं, लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता। इसकी वजह वही है कि प्लाज्मा में फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब आप कहेंगे क्या सिर्फ सूरज ही प्लाज्मा है? नहीं नहीं, बल्कि आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि हमारी पूरी कायनात का जो विजिबल पार्ट है उसमें 99% प्लाज्मा ही है। यानी ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट में भी क्या भरी हैं? गैसेस भरी हैं। और इस ट्यूबलाइट के भी दोनों तरफ क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं,
और जब यहाँ से करंट पास होता है तो ऑटोमेटिकली जो अंदर की गैसेस हैं वो आयनाइज हो जाती हैं और आपको जो रोशनी नजर आती है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसी तरह इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जो आप रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, और हत्ता के जमीन पर जब बहुत सारी लाइटनिंग होती है तो उस लाइटनिंग को भी आप प्लाज्मा बोलते हैं, और ये प्लाज्मा की एक नेचुरल फॉर्म है जो आपने अपनी आंखों से देखी है। वरना असल में होता ही है कि इतने करीब से आप प्लाज्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि प्लाज्मा इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि उसे जो चीज़ छू जाए वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और इसी रिएक्शन की बिना पर क्या होगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। यानी आपने जाते हुए प्लाज्मा पे ऐसे हाथ रखा तो आप वेपराइज हो जाएंगे भाई, आपको कुछ नहीं बचने वाला। जैसे कि आप सुनते हो कि क़यामत के दिन सूरज बहुत करीब होगा और पहाड़ रुई के गालों की तरह यानी बहुत ही लेस डेंस हो जाएंगे और उड़ने लगेंगे। इसकी वजह यही है कि गैसेस की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, और जब ये सूरज इतना करीब आएगा तो हर चीज़ उड़ जाएगी, वेपराइज। अच्छा, बहरहाल अब हम चलते हैं इसी डिस्कशन की बिना पर दो बातों पर कि प्लाज्मा की टाइप्स कौन सी हैं। तो टाइप जैसे मैंने अभी बोली कि एक नेचुरल प्लाज्मा है जो बहुत दूर है आपसे और बहुत ही हॉट है, उसको कोई भी टच नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पर आर्टिफिशियल प्लाज्मा, जैसे कि मैंने आपको लाइट बल्ब या ट्यूब लाइट की एग्जांपल दी, जो कि थोड़ा सा ठंडा प्लाज्मा होता है। तो अब आप सोचेंगे कि प्लाज्मा की स्टडी कैसे की गई जब वो इतना हॉट है और सब कोई छू नहीं सकता, तो फिर हमने उसको समझा और पढ़ा कैसे। तो सर विलियम क्रूक्स ने 1879 में इसको आइडेंटिफाई किया और इसको ठंडी हालत में पढ़ा। अब हम इसे ठंडी हालत में कैसे पढ़ सकते हैं, तो बहरहाल ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाता जाता हूँ। वो ये है कि हम प्लाज्मा को लो टेम्परेचर के वैक्यूम में रख सकते हैं, जैसे कि बाहर भी, जमीन से बाहर भी चूंकि वैक्यूम है और वहां पर क्या है, ये प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ स्पेशल चैम्बर बनाए गए जिनके अंदर अगर हम प्लाज्मा रखें तो वहां पे प्लाज्मा एग्जिस्ट कर सकता है और उसकी स्टडी भी मुमकिन हो सकती है। एक्चुअली जो बेसिक सेंस है वो ये है कि बेशक ये गैसियस पार्टिकल की तरह दूर दूर फैले हुए हैं और तेजी से हरकत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी तरीके से इनकी हरकत को कम कर दें, जो कि असल में किया गया, तभी जाकर क्या हुआ, इसकी स्टडी की जा सकी। हम ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम किसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी लो कर लें तो टेम्परेचर भी लो हो जाता है, और इसी तरह से इसकी स्टडी की गई। कभी आप रोड पे जा रहे हो तो दूर किसी होटल के ऊपर होटल लिखा हो एक खास ट्यूब लाइट के जरिए से, तो वो ट्यूब एक्चुअली नियॉन से भरी होती है और वहां पर जो प्लाज्मा की जनरेट होता है वो नियॉन से पैदा होने वाला होता है। क्योंकि ये नियॉन सिर्फ और सिर्फ लिखने के काम नहीं आते बल्कि दूर से दिखते हैं, इसलिए इनको डिफरेंट साइंस के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको नियॉन साइंस भी बोला जाता है। तो नियॉन साइंस और फ्लोरेसेंट लाइट्स डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर जो प्लाज्मा है वो आपको दिखता है, और ये जमीन पर आर्टिफिशियल प्लाज्मा की एग्जांपल है। क्योंकि जमीन इस कायनात के कंपैरिजन में इंतहाई छोटी है, एक डॉट की माने, तो जमीन पर तो ना होने के बराबर प्लाज्मा है, लेकिन इस कायनात के अंदर अगर देखा जाए तो सारा ही प्लाज्मा है। तो कायनात का 99% तो बोला जा सकता है, लेकिन अर्थ का नहीं। तो काज़ों गलती करते हैं बच्चे और कहते हैं कि शायद जमीन पर भी इतना प्लाज्मा की स्टेट मौजूद है। तो जो हमारे पास स्टेट मौजूद है, बेशक ये बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाने वाली है, और सबसे पहली शायद स्टेट ही यही थी। मैटर जिस स्टेट में पहले एग्जिस्ट करता है यानी स्टार्स की शक्ल में, वो था ही प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से ही बाकी स्टेट एक्चुअली निकली है। इसके बारे में भी मैंने छोटा सा एक टॉपिक दिया था लास्ट टाइम, बहुत पहले की बात है, वी आर फ्रॉम स्टार डस्ट। तो इसका लिंक मैं आपको दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो वहां से ही समझ में आता है कि हम या हमारी जमीन कैसे बनी और फिर हमारी जमीन से हम कैसे बने। अगर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं अपनी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की तरफ, दैट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये एक इंडियन साइंटिस्ट और आइंस्टाइन के नेम से जुड़ी है, और ये एक स्पेशल कंडेंसेट है। एक्चुअली इसको देखना शायद अभी तक नामुमकिन रहा है, उससे पहले ये सिर्फ थियोरेटिकल है, और ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले वक्तों में हमें ये देखने को मिले, और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं इसके बारे में भी हम सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास इसके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आखिर ये क्या कंसेप्ट रहा है। एक्चुअली प्लाज्मा और बैक स्टेट के साथ साथ हम क्यों जुड़े हैं, इन दोनों को साथ क्यों पढ़ते हैं। एक्चुअली ये टू एक्सट्रीम्स सिचुएशंस हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये बोलते हैं कि आमतौर पर हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट मौजूद हैं, जिनको हम आम लाइफ में बहुत ज़्यादा समझते और पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो मैंने जिक्र किया प्लाज्मा के बारे में, इसको आम लाइफ में देखना, इसको समझना, इसको छूना मुश्किल होता है। तो अगर ये इंतहाई हॉट सिचुएशन है तो एक ऐसी सिचुएशन भी तो होगी जो इंतहाई कोल्ड होगी,
और सॉलिड से भी पीछे होगी, तो इंतहाई कोल्ड स्टेट जो आपको नजर आ रही है। और हम मान ये लेते हैं कि ये इतनी कोल्ड स्टेट है कि शायद ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर है। यकीन माने ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली इस टेम्परेचर तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल होगा। तो 0 केल्विन एक बहुत ही कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। तो सबसे कम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करने वाली स्टेट को आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? तो आप ऐसे बहुत से लोग कहेंगे कि सर सॉलिड है ना, अब सॉलिड से क्या पीछे लेके जाएं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट देता हूं। मान लीजिए हमारे पास सॉलिड स्टेट में मौजूद कुछ एटम्स हैं, जैसे कि मैं आपको यहां बनाकर दिखाता हूं। ये हमारे पास कुछ एटम्स हैं और वो इंतहाई करीब हैं। जैसे कि आप जानते हो कि एटम्स सॉलिड के अंदर बहुत ही करीब करीब होते हैं, और यकीनन सिर्फ 4 तो नहीं होंगे ना, बल्कि बहुत सारे होंगे। इनके पीछे भी होंगे। पीछे वालों को जितने वो नजर आ सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने पीछे वाले एटम भी आपको दिखा दिए हैं। अगर आपको बात समझ ना आए तो हम इनके न्यूक्लियाई को मिला देते हैं। अब इन न्यूक्लियाई को मिलाने के बाद आपको ये अंदाजा होगा कि ये तो एक ज्योमेट्रिकल शेप है। तो एक्चुअली हम जो शेप्स पढ़ते हैं एटम्स की, और ज्योमेट्रिकल शेप जिन्हें बोल सकते हैं, वो एक्चुअली इसी तरह ही तो बनती हैं कि जब हम एटम्स को करीब से समझते हैं कि आखिरकार वो कैसे होते होंगे। मान लीजिए कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एटम्स आपको दिखाए। अगर मैं यहां ज्योमेट्री के अंदर भी कुछ ऐसा करूं और इनके न्यूक्लियाई को मिलाऊं, तो आपको एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न नजर आएगा। और अगर इनके ऊपर भी हम एटम रखें तो हमें कुछ इस तरह नजर आने वाला है, और ये पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। मैं इंशाल्लाह जब आपको करवाऊंगा क्लोज पैकिंग के बारे में, यानी पैकिंग ऑफ एटम्स के बारे में इन इट स्ट्रक्चर, तो वहां आपको कुछ सीखने को मौका मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि एटम बहुत करीब है। एक बात तो हम हमेशा बोलते हैं कि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं या उनके पार्टिकल हो, करीब करीब ही नहीं रहते, बल्कि वो वाइब्रेट करते हैं। इस तरह जितने भी एटम्स हैं, चाहे जितने भी करीब हैं, बेशक वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन को शो कर रहे हैं। अब यहां पर आपको एक बात समझ में आई, वो ये कि एटम्स तो वाइब्रेट कर रहे हैं, और जबकि मैं कह रहा हूं कि हम जिक्र कर रहे हैं 0 केल्विन का, और 0 केल्विन तो एक ऐसी स्टेट होगी जिसके ऊपर तो कुछ मूवमेंट ही नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा जिसमें मैंने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा कि वहां वाज़ेह तौर पर समझ में आता है कि जब केल्विन 0 हो जाए टेम्परेचर, तो फिर क्या होगा, फिर कोई भी काइनेटिक एनर्जी बाकी नहीं रहेगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बाकी नहीं रहेगी तो फिर किसी सूरत भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो भाई सॉलिड के एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल तो वाइब्रेट कर कर बता रहे हैं देयर इज अ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। मेरा ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। यानी अभी हमें एक और ऐसी स्टेट की जरूरत है जिस स्टेट पर क्या हो, बिल्कुल भी कोई मूवमेंट ना हो। याद रहे कि सॉलिड के अंदर क्या होता है, ये भी सॉलिड है या ये सॉलिड है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, लिक्विड में ट्रांसलेशनल एनर्जी है, और गैसेस के अंदर भी एक ट्रांसलेशनल मोशन है। बहरहाल अब आपको समझ में आया कि भाई एक तो ऐसी स्टेट है जिसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो फिर एक ऐसी स्टेट भी तो होनी चाहिए जिसमें 0 काइनेटिक एनर्जी हो। जब टेम्परेचर 0, when temperature decreases, kinetic energy decreases, and a stage comes when the temperature becomes lowest or a 0, then the kinetic energy also becomes 0. अब ये स्टेट कौन सी होगी? That state is called Bose-Einstein condensate. ठीक है, इसकी डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और समझा दूं। देखो, अब आपने ये जो इसकी इंटरप्रिटेशन लेनी है वो कुछ ऐसे लेनी है कि देखो भाई, यहां पर एटम थे, उनको हमने स्फेरिकल समझा हुआ था। आप सोच लो कि यहां पर स्फेरिकल नहीं रहे, ठीक है, एक एटम दूसरे एटम के अंदर घुस सकता है, तो वो इतना करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि बस अब जो है क्या है, एक नई स्टेट है जो मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चाहे तो अंदर से आप सर्कल मिटा लें, ठीक है ना, और ये समझ लें, मैं थोड़ा लाइट लाइट सा कर देता हूं। तो एक ये शक्ल मैंने आपको दिखाई है जो किसकी है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन इतनी अच्छी नहीं है। असल में इस जगह पर हमें क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच चाहिए होती है। वैसे हमारे इस लेवल पर क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप यूं सोच लीजिए कि मैटर के 2 रूप हैं, एक का नाम है पार्टिकल और सेकंड का नाम है वेव। यानी जहां हम बार बार पार्टिकल 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 ले रहे थे, सॉलिड के पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, एक ही बात है, पार्टिकल में भी मॉलिक्यूल, एटम, आयन और फॉर्मूला यूनिट, और आपके पास गैस के भी क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो हम सब जगह पार्टिकल 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 कर रहे हैं। अगर हम सोचें नहीं, अब हमने यहां पर एक और चीज सोचनी है, दैट इज द वेव फॉर्म ऑफ द मैटर।
या वेव फॉर्म को कैसे डिस्क्राइब करोगे? देखो, अब जो हमारे पास एटम्स हैं, आयन है या मॉलिक्यूल हैं, वो वेव की फॉर्म में हरकत कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर ये वेव फॉर्म का टेम्परेचर कम होता चला गया तो फिर वेव में क्वांटाइज एनर्जी होती है, जो कुछ बच्चों को समझ में आएगी, कुछ को नहीं आएगी, बट थोड़ा सा से क्विकली बता रहा हूं। तो क्वांटाइज एनर्जी कम होती रहेगी और हत्ता कि वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब जो आपके पास शक्ल आने वाली है, जब बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी हर चीज, तो उसको हम बोलेंगे, इसको जरा आप दिमाग में सिर्फ इमेजिन करेंगे, ठीक है ना, यानी बैक स्टेट को। ये आपको दिखाना मुश्किल है, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ यूं दिखाई जा सकती है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वेव फॉर्म है, ठीक है, वेव आपको नजर आ रही है। ये वेव कंटिन्यूस नहीं होती, इसके बारे में भी कभी तफसीलन बहस होगी। तो ये जो वेव्स होती हैं, ये इस वक्त बह रही हैं, चल रही हैं, मूव कर रही हैं, मौज में हैं। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इनमें एनर्जी है, तो आप समझ लें कि ये एक ऐसी फॉर्म में एटम इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, or you can see here, but now it is in the form of wave. The waves are moving. When the temperature goes down even 0 Kelvin, then wave stops. अब जब वेव स्टॉप हो जाएंगी तो कोई वेव ऐसी दिखेगी, हो सकता है उस वक्त कोई वेव यहाँ रुक जाए, कोई वेव ऐसे, कोई ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो आप देख रहे हो कि कहीं इसकी फॉर्म आपको ऐसे नजर आ रही है, कहीं थोड़ी कम कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है, कहीं पर बहुत ही सादा नजर आ रही है। तो ये मिली जुली सारी की सारी जो हालतें हैं, ये हालतें हम ले सकते हैं इन द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर। कंडेंसेट इसलिए ही कहा जा रहा है, कंडेंस करके आखिरी हालत। तो बहरहाल ये था जी आपके पास एक छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों तक मालूमात पहुंचाएं ताकि उनका भी फायदा हो। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।